आज खेती किसानी की ओर हम लोग कैसे देखते हैं ये तो सबके सामने है। लेकिन आपको उस वक्त की बात बताते हैं जब खेती की ओर बड़े ही गौरवपूर्ण नज़रिए से देखा जाता था, बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता था और जनता तो क्या राजा भी खेती किसानी में स्वयं सम्मिलित थे और वे खुद खेती किसानी करते थे। ये बात है उस वक्त की जब राजकुमार सिद्धार्थ, राजा शुद्धोधन और शाक्य वंश हमारे भारत में विद्यमान था। वैसे तो सभी जानते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ ये शाक्य वंश से थे और उस वक्त में खेती किसानी इतना गौरवपूर्ण कार्य हुआ करता था कि राजा ही स्वयं खेती किसानी करते थे। यदि हम शाक्य वंश का थोड़ा सा अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और उनके सारे भाई और पूरी जनता मिलकर जब फसलों की बोनी का वक्त आता था तो इस वक्त में वे स्वयं हजारों हल एक साथ चलते थे और इस खेती किसानी के समय में जब बोनी का समय आता था फसलों की, तब ये एक उत्सव भी मनाते थे और उस उत्सव को कहा जाता था वप्प मंगल। ये वप्प मंगल उत्सव राजा और जनता दोनों मिलकर मनाते थे और हजारों हल ज़मीन में चलते थे। एक बात तो हम बताएं कि जो हम सब ने याद रखनी चाहिए कि कभी भी ऐसा वक्त नहीं रहा कि लोगों का ज़मीन के टुकड़ों पर अपना अपना अधिकार न जताने की कोशिश रही हो। तब भी था, अब भी है। लेकिन तब भी जो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे उन टुकड़ों में खेती लोग नहीं करते थे। तो उस वक्त में ये जो शाक्य कुल के जो राजा और राजकुमार और जनता थी, ये सब किसी राजा के अधीन खेती नहीं हुआ करती थी, लेकिन राजा जो कार्य करता था वो कार्य जनता भी करती थी और जो छोटे छोटे टुकड़े जनता के पास हुआ करते थे उन सारे टुकड़ों को इकट्ठे कर दिया जाता था। मतलब सब मिलकर उन टुकड़ों पर सामूहिक खेती किया करते थे। अब ये सामूहिक खेती किया करते थे, लेकिन इस ज़मीन को बांटते कैसे थे? ज़मीन पर अधिकार तो उन्हीं का था जिनके छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े थे, लेकिन इसको बांटते कैसे थे? तो पानी की नालियाँ जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इसके द्वारा इनको बांट दिया जाता था। अब देखिए कि ये जो दृश्य कि ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े, उसके बीच में से बहता हुआ नालियों का पानी, जिसमें पानी खेतों में भी जा रहा है और एक विशिष्ट दृश्य भी बना रहा है। जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने घर से निकले और निकलने के बाद जब उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया तो वे मगध से गुजर रहे थे। तो उन्होंने मगध के इन खेतों को देखा। मगध के इन खेतों को देखकर वे आनंद से कहने लगे कि देखो आनंद, ये जो मेड़े जो पानी की नालियों से बनाई गई है, देखिए इनकी ये जो मर्यादा जो बनी गई है, इनकी जो सीमा बनाई हुई है, इनको देखो ज़रा, कितना सुंदर दिख रहा है। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को इस पानी की धारा ने जोड़ दिया है। आनंद, क्या तुम एक काम कर सकते हो? देखिए तथागत पूछ रहे हैं आनंद से। आनंद मतलब वो शिष्य तथागत के जो बिल्कुल साये की तरह उनके साथ होते थे। अब तथागत और आनंद दोनों चारिका के लिए निकले हैं। उन्होंने खेतों को देखकर वे कहते हैं कि आनंद देखो, तुम एक काम कर सकते हो। ये जो जैसे ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ऐसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उनको आपस में क्या सिल दोगे? और ऐसा सिला हुआ जो चीवर है वो चीवर हम भिक्षुओं को देंगे। और एक बात याद रखना आनंद, कि ये जो चीवर का रंग है, ये रंग किसान की मेहनत से जो फसलें आती है उन फसलों के यानी कि धान के रंग जैसा होना चाहिए। तथागत प्रकृति के प्रति कितने सजग हैं और किसानों के प्रति कितने सम्मानदेह हैं, कितने सम्मान की दृष्टि से वे किसान की ओर देखते हैं। हम तथागत के प्रवचनों में कई बार देख सकते हैं कि वे राजाओं को एक जो उपदेश दिया करते थे उसमें किसानों के सम्मान की बात किया करते थे कि किसानों के प्रति राजाओं ने उत्तरदायी होना चाहिए, उनकी अपनी कोई जवाबदेही है। ये बात वो बार बार कहते थे अपने प्रवचनों में जब कभी वो राजाओं से मिलते थे या फिर राजाओं के दरबार में राजाओं के समक्ष अपने प्रवचन देते थे।
अगर हम उस वक्त की बात देखें तो ये खेती किसानी कोई किसी विशिष्ट जाति का पेशा नहीं हुआ करता था, बल्कि ये उन सब का पेशा हुआ करता था जो गांव में एक एक व्यक्ति रहता है और पूरे गांव पर जो खेती बनी हुई है और जो खेती के आसपास जो गांव बसा है, इस खेती पर पूरे गांव का अधिकार होता था, न किसी राजा का, न किसी एक व्यक्ति का। उस वक्त में एक बात ये भी आती थी कि एक संकल्पना हुआ करती थी, ग्राम खित, यानी कि गांव का खेत। तो एक गांव और उसके छोटे छोटे ज़मीन पर छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके बनी हुई पूरी ज़मीन, और उसे कहा जाता था ग्राम खेत। ये ग्राम खेत वाली जो बात है, ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। इसका रिफ्लेक्शन हमें बाद में जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर खेती पर और खेती की समस्या पर अपना जब प्रबंध लिखते हैं, तो उसमें इसका प्रतिबिंब भी मिलता है कि हमने सामूहिक रूप से खेती करनी चाहिए और हमारी खेती का नेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि खेती का नेशनलाइजेशन होगा और खेती को एक व्यापार व्यवसाय की तरह देखा जाएगा तो किसान समस्या में नहीं होगा, किसान खुशहाल होगा। उस वक्त में हम देखते हैं कि जब लोग सामूहिक खेती किया करते थे तो किसान खुश था, और ये गांव में जो खेत हुआ करते थे ये हर परिवार का खेत हुआ करता था, और इसे पानी की नालियों द्वारा जैसे बांटा गया था, तो इस तरह से वो दृश्य भी अच्छे हुआ करते थे और सारे खेतों को, मतलब खेतों के छोटे छोटे मेड़ों के बाद उनको पानी भी मिलता था। तो कोई भी हिस्सा ज़मीन का ऐसा नहीं होता था कि जो बगैर पानी के वहाँ फसल ना हुई हो। ये जो तथागत की जो बात है, इसमें एक बात हमें देखने को मिलती है कि यदि हम पूरे बुद्ध काल को देखें तो उस वक्त में खेती और पशुपालन, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्व रखा करती थी। खेती किसानी, आज भी हम लोग भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में जानते हैं और पूरी दुनिया इसको कृषि प्रधान देश के रूप में ही पहचानती है। लेकिन बुद्ध के समय को अगर देखा जाए तो तथागत बुद्ध के समय में स्थिति ये थी कि खेती किसानी और पशुपालन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए उद्योग हुआ करते थे। अब देखिए कि जब तथागत बुद्ध अपने प्रवचनों को और अपनी देशना को जब आगे बढ़ाने लगे और उन्होंने देखा कि यज्ञों में पशु बलि दी जा रही है, तो पशु बलि का सबसे बड़ा विरोध तथागत बुद्ध ने किया, और तब उन्होंने गोवंश की रक्षा, बैलों की रक्षा, अश्वों की रक्षा, क्योंकि इन्हीं को बलि दिया जाता था, इन्हीं की बलि हुआ करती थी, गाय, बैल और अश्व की। इस बलि को रोकने के लिए तथागत ने उस वक्त एक बड़ा अभियान भी चलाया अपने भिक्षु संघ के द्वारा, और इस तरह पशुपालन को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया उस जीवन शैली में। आप देखिए कि वो जो हमारा जीवन शैली का वो हिस्सा था, उस हिस्से में आप देखें कि उस वक्त के जितने भी गणराज्य थे, जितने भी जनपद थे, उन जनपदों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती किसानी और पशुपालन ही हुआ करता था। तब औद्योगिकरण इतना नहीं था। लेकिन आज जब हमने अपने ग्रामीण जीवन को थोड़ा सा बाजू में रख दिया है, उस पर से हमने नजरें हटा दी है और हम औद्योगिकरण की ओर इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इसके साथ पूंजीवाद भी खड़ा होने लगा। और जब पूंजीवाद ग्रामीण जनजीवन पर हावी हो जाता है तो ग्रामीण जनजीवन ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े लेकर अपने जीवन को यापन करता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। इस वक्त जो किसानों का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को हमने इस दृष्टि से भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ग्रामीण जनजीवन की जो रीढ़ है, वो रीढ़ हल और बैल है। अगर हमने उसे व्यापार और उद्योगों की ओर अगर उसे निर्भर कर दिया तो शायद वो जो जीवन है वो जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और शायद अपने जीवन की स्थिति को ही खो भी सकता है। अब देखिए कि इस वक्त में, उस वक्त में तो किसानों का इतना सम्मान हुआ करता था, लेकिन आज अगर हम आज के ग्रामीण जीवन को देखें तो कितना कष्टदायक है, कितना पीड़ादायक है। किसानों को अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपने फसलों के सही दाम को पाने के लिए आज संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या
हम अपने अतीत से कुछ सीख पाएंगे?